नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन 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 जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप पे उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों देखने को नहीं मिलते हैं? क्योंकि भैया आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था, और वहाँ पर जो आपके पेपर का नाम है, वो पेपर का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है ही नहीं। जब आपके पेपर का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार होगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का नाम अगर साइंस है ही नहीं और आप बहुत साइंस की तैयारी करके गए हो, तो वहाँ पे सब बेकार है। तो वैसे जब आपके पेपर नंबर 1 का नाम जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है ही नहीं, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके, हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट होने वाले। इसके 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, 2 पार्ट्स आ चुके हैं, उनको जो है आपको ध्यान में अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं। लगभग 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियोज़ में हो चुके थे, आज हम 11वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11वें नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे? शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मनोविज्ञान की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। मतलब पूछ रहे हैं जो मनोविज्ञान की अवधारणा है, इसको आपको बताना है कि क्या है मनोविज्ञान, इसको आपको यहाँ पर समझाना है हम लोगों को क्या, जो एग्जामिनर होता है उसको समझाना होता है। ठीक है, तो इसका आप जवाब देंगे कि मनुष्य केवल जैविकीय प्राणी नहीं है बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। मतलब बोल रहे हैं मनुष्य क्या केवल जैविकीय प्राणी नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब केवल जमीन पे आके पैदा हो गया है, बस ऐसा नहीं है। वो एक सामाजिक प्राणी, समाज मतलब एक समाज में वो जन्म लेता है और उस समाज से उसका मतलब भी होता है। तो कैसा होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है। वातावरण में रहते हुए व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। मतलब बोल रहे हैं जिस वातावरण में रहता है उसमें रहते हुए क्या करता है? वो कई सारी प्रकार की क्रियाएं मतलब कार्य करता है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की होती हैं। वो क्रियाएं मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, और उन्हें अनुभूति एवं व्यवहार कहा जाता है। और उन्हें क्या कहते हैं? अनुभूति, जो क्रियाएं करता है उसे अनुभूति और व्यवहार कहते हैं। मनोविज्ञान वातावरण से उत्पन्न व्यक्ति के इस व्यवहार का निरीक्षण और अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं जो मनोविज्ञान होता है वो वातावरण से उत्पन्न व्यक्ति के इस व्यवहार, जो यहाँ पे बताए गए हैं, इस व्यवहार का निरीक्षण करता है और साथ ही साथ क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? उनका अध्ययन भी करता है। कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान की इस अवधारणा के समर्थन में विद्वानों ने निम्न परिभाषाएं दी हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो मनोविज्ञान की ये अवधारणा है, इसका समर्थन करते हुए कई सारे वैज्ञानिकों ने जो है क्या की है, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली आ जाती हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार। वुडवर्थ जी ने जो है मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मतलब बोल रहे हैं जो मनोविज्ञान है, वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहार जो होते हैं, जो मानव व्यवहार होते हैं, उनका विज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं? वुडवर्थ महोदय जी बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं मैकडूगल महोदय। उन्होंने बताया है, मैकडूगल महोदय जी बताते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? ये हमारे आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार का क्या होता है? यह एक यथार्थ विज्ञान होता है। ये आपके कौन बताते हैं? मैकडूगल जी बताते हैं कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इसी चीज़ को, मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए स्किनर महोदय जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्राप्त
प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब बोल रहे हैं जो मनोविज्ञान है वो जीवन की जो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं उनके प्रति प्राणी की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हीं का क्या करता है, अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहार से प्राप्त हाँ, प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी के सभी प्रकार की क्रियाओं, समायोजन, कार्यों तथा अनुभवों से है। मतलब बोल रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं होती हैं अथवा जो व्यवहार होता है इसका तात्पर्य हम किससे लेते हैं, ये सभी प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे भी ले सकते हैं, सभी प्रकार के जो समायोजन होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, कार्यों से ले सकते हैं और साथ ही साथ अनुभवों से भी हम क्या कर सकते हैं, इन प्रतिक्रियाओं का तात्पर्य या व्यवहारों का तात्पर्य ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो मनोविज्ञान वाली अवधारणा थी ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों के मध्य प्रमुख अंतर बताइए। मतलब कह रहे हैं कुछ अभिप्रेरक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं और कुछ अभिप्रेरक जो होते हैं वो आपके अर्जित होते हैं। मतलब कुछ तो होते हैं जो बालक जन्म लेते समय साथ ही लेकर के जन्म लेता है और कुछ होते हैं जो बाहर आने के बाद अभिप्रेरकों को सीखता है। तो इनके बीच क्या अंतर होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे जन्मजात जिसे जैविक कहते हैं एवं अर्जित जिसे सामाजिक कहते हैं। अभिप्रेरकों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर एक एक करके बताए गए हैं। पहला अंतर बताते हुए लिखते हैं कि जन्मजात या जैविक जो प्रेरक होते हैं ये प्राणी की प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं हैं। मतलब बोल रहे हैं जो जन्मजात या जैविक प्रेरक होते हैं ये प्राणी की क्या होती हैं, प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं होती हैं। जबकि अर्जित प्रेरक जो होते हैं ये सीखी गई आवश्यकताएं होती हैं। ये पहला अंतर हो जाता है जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों के बीच में। ठीक है, दूसरा अंतर बताते हैं जैविक प्रेरक जो होते हैं वो जन्म के समय भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अर्जित प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, ये विकास के बाद होता है, जब आदमी डेवलप कर लेता है उसके बाद जो है उसके पास अर्जित प्रेरक आते हैं। लेकिन जो जैविक प्रेरक होता है वो जन्म के साथ ही, जन्म के समय ही पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो अंतर बताते हैं वो बताते हैं कि जीवों के अस्तित्व के लिए जैविक प्रेरकों की पूर्ति आवश्यक है। मतलब बोल रहे हैं अगर जीवों का अस्तित्व आप मतलब रखना चाहते हैं, अगर उसको अस्तित्व में लाना चाहते हैं तो उसके लिए जैविक प्रेरकों की पूर्ति होना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। परंतु अर्जित प्रेरकों के अभाव से इस प्रकार की बाध्यता नहीं रहती है। मतलब बोल रहे हैं परंतु अर्जित प्रेरकों का प्रेरक हो या ना हो उसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो जीवों के अस्तित्व को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो उसके लिए जैविक प्रेरकों की पूर्ति होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप अर्जित प्रेरक की बात करें तो उसकी पूर्ति हो या ना हो इसकी कोई बाध्यता आपके लिए नहीं होती है। यहीं पर जो चौथा अंतर बताते हैं कि प्राथमिक रूप से व्यक्तियों एवं पशुओं के लिए जैविक प्रेरक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि अर्जित प्रेरकों का स्थान गौण होता है। मतलब बोल रहे हैं प्राथमिक रूप से अगर हम देखें तो चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह किसी प्रकार का पशु हो, दोनों के लिए जो जैविक प्रेरक होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जबकि जो अर्जित प्रेरक होते हैं इनका स्थान कैसा होता है, गौण होता है। ये हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब ज़्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर वो ना हो तो व्यक्ति बेकार है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पांचवा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि जैविक प्रेरक समाज द्वारा कम प्रभावित होते हैं जबकि अर्जित प्रेरक समाज द्वारा प्रभावित होते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो जन्मजात प्रेरक होते हैं, जो जैविक प्रेरक होते हैं, इस पर समाज का प्रभाव जल्दी पड़ता ही नहीं है। बहुत थोड़ा पड़ता भी है तो नाम मात्र पड़ता है, इसका प्रभाव जल्दी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता नहीं है। जबकि जो अर्जित प्रेरक होते हैं इसका प्रभाव जो है इसके ऊपर प्रभाव समाज का जरूर पड़ जाता है। समाज का प्रभाव ये जल्दी पड़ता है और ये जल्दी प्रभावित होते हैं। छठा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक समायोजन में अर्जित प्रेरकों की भूमिका जैविक प्रेरकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। मतलब बोल रहे हैं जो सामाजिक समायोजन होता है, जब आप किसी समाज में जाते हैं और वहाँ पर समायोजन बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो अर्जित प्रेरक होती है इसकी भूमिका जैविक प्रेरकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। मतलब कह रहे हैं कोई जब आप सामाजिक समायोजन बनाते हैं, मतलब अपने समाज से हटकर किसी दूसरे समाज में रहने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अर्जित प्रेरक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैविक प्रेरक तो बस नाम मात्र के काम आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 अंतर आप जो है बता दीजिएगा जैविक प्रेरक और अर्जित प्रेरक के बीच अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 6 बता दीजिएगा। यहीं पर बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके आपको संक्षिप्त में उनके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला तो आता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना होता है। पूछ रहा है सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि जो अधिगम है इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसमें से जो पहला सीखने का सिद्धांत आता है वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आता है। इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के अनुक्रिया में संबंध स्थापित होना ही अधिगम है। मतलब बोल रहे हैं ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पहले नाम आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। बताते हैं इसके अनुसार ये होता है जो प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया होती है इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध, उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध होता है स्थापित होता है वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कोई कार्य है, आप उसको कर रहे हैं, गलत हो जा रहा है, फिर कर रहे हैं, फिर गलत हो जा रहा है, फिर कर रहे हैं, कोई फिर गलत हो जा रहा है। तो जब जब गलत होता है तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि हमें ऐसा नहीं करना था। तो आप जो लगातार ये चीज़ें सीख रहे हैं कि हमें ये नहीं करना था और एक समय आता है आप जो है सफल हो जाते हैं, तो वही आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। बस बात इतनी सी ही है। ठीक है, चलिए दूसरा जो इसका सिद्धांत आता है, अधिगम का दूसरा जो सिद्धांत होता है वो आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या आता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बारे में आप लिखेंगे कि इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रदत्त इस सिद्धांत, किसके द्वारा, इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रदत्त इस सिद्धांत, कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लें। सिद्धांत के क्या बोल रहे थे, सिद्धांत के अनुसार किसी मूल उद्दीपक से संबद्ध मूल अनुक्रिया को अन्य उद्दीपक में प्रतिस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये आपका शास्त्रीय, मतलब आप समझिए क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा उद्दीपक है, मूल उद्दीपक है जिससे संबद्ध मूल अनुक्रियाएं क्या होती हैं, अन्य उद्दीपक में प्रतिस्थापित कर दी जाती है। मीन्स मुझे कोई चीज़ें पहले से पता है, कोई चीज़ मुझे पहले से पता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जानकारी आपके अंदर प्रतिस्थापित कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझसे भी हो सकता है, किसी वस्तु से भी हो सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, शास्त्रीय, क्या नाम था, एक मिनट, शास्त्रीय जो करके था उसका वो हो जाता है। ठीक है, शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत जो है, शास्त्रीय अनुकरण सिद्धांत जो है उसका वो हो जाता है, शायद यही था। हाँ, तीसरा सिद्धांत जो आपका बताते हैं अधिगम का, वो बताते हैं स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है ये आपका तीसरा आता है, ये स्कीनर महोदय ने दिया था। तो आप लिखेंगे कि इसके अनुसार प्राणी द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप उसका किसी उद्दीपक के अनुबंधन स्थापित होता है। इसमें परिणामी रूपी पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है। मतलब बताते हैं स्कीनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें बताते हैं कि इसके अनुसार प्राणी द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, मतलब कह रहे हैं जब आप किसी को देखते हैं और उस चीज़ को कॉपी करना प्रयास शुरू कर देते हैं, कॉपी करते हैं या उसी तरीके से किसी चीज़ को करना सीख जाते हैं, तो वो अनुक्रिया कहलाती है। अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका किसी उद्दीपक से अनुबंधन स्थापित हो जाता है। मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना आइडियल मान रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी की चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, आपके लिए वो उद्दीपक हो गया और उससे आप क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर दे रहे हैं। जैसा जैसा वो कर रहा है वैसे वैसा आप कर रहे हैं, आप अनुक्रिया करते चले जा रहे हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ये बोलते हैं इसमें परिणाम रूपी क्या होता है, पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है। पुनर्बलन जो होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। मतलब दोबारा कार्य करने वाला जो काम होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो चौथा जो बताए हैं अधिगम का सिद्धांत, वो बताए हैं कोहलर का
कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसमें आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थिति के समग्र प्रत्यक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब बोल रहे हैं जो ये सिद्धांत है इसके अनुसार जो अधिगम होता है वो परिस्थिति के समग्र, जैसी परिस्थिति होती है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रत्यक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब उसी की परिस्थिति के अनुसार जो है क्या करता है, उन चीज़ों को सीखता है। यही होता है कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अधिगम के चारों सिद्धांतों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं इनके अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं जो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कई 2-4 लोग बैठे हुए हैं तो चाहे 2-4 रख लो, चाहे 1,000-500 रख लो, चाहे 2-4-10 लाख रख लो, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी के एक आध गुण मिलेंगे तो बाकी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो जो ये नहीं मिलना है, एक जैसे नहीं होते हैं, यही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है। और इसको कैसे अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इनका अध्ययन करते हैं, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रमुख विधियों का प्रतिपादन किया है। कौन कौन सी विधि है? तो पहला विधि बताते हैं बुद्धि परीक्षण विधि। बुद्धि परीक्षण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। पहला तो इंटेलिजेंस टेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पता लगाते हैं किसी की बुद्धि तेज हो सकती है, किसी की मंद हो सकती है, किसी की सामान्य हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पता चलता है। उपलब्धि परीक्षण, मतलब कि उनका क्या क्या अचीवमेंट रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका क्या क्या चीज़ें अचीव किए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है, वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। अभिक्षमता मीन्स कि आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, आपके अंदर की जो क्षमता है, एक तरीके से कह सकते हैं आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब किसी को पढ़ाना पसंद है तो किसी को कोई और कार्य करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, अंदर से वो क्या चाहता है, पढ़ाना चाहता है, कोई अंदर से खेलना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। अभिरुचि परीक्षण, मतलब इंटरेस्ट से भी पता चलता है, किसी का इंटरेस्ट जो है किसी चीज़ में है तो किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है। पांचवा बताते हैं भावना परीक्षण, मतलब इमोशंस का जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम पता लगाते हैं वैयक्तिक भिन्नता के बारे में। किसी का जो इमोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का नॉर्मल होता है। इससे भी हमें विभिन्न वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पता चलता है। ठीक है, इमोशंस कई भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है किसी का डरने का इमोशन ज़्यादा हो, किसी को खुशी होने का ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से कई सारे हो सकते हैं। अभिवृद्धि मापनी, एटीट्यूड स्केल क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं, एक धनात्मक होते हैं। एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो आपने किसी चीज़ को देखा और आपके अंदर लगा वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, मतलब हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए, तो आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव। आपने किसी को देखा और उसको देखकर मुस्कुरा पड़े, अरे वाह आज तो दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। किसी को आपने देखा, अरे यार कहाँ सामने पड़ गए, अब आज देखो क्या हो, तो ये आपका निगेटिव एटीट्यूड। तो इसका भी जो है प्रभाव होता है। इसका परीक्षण करने के बाद भी हम क्या करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा भी हम क्या करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाते हैं। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स उठना बैठना, बोलने चालने का तरीका। पर्सनालिटी मीन्स केवल लंबा चौड़ा ही नहीं होता, लंबा चौड़ा हो, पहने ओढ़े हो अच्छा तो आप कह लो बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं, वो बोलता कैसा है, बातचीत कैसे करता है, उठता बैठता कैसा है, व्यवहार कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी इसके अंतर्गत आती हैं, व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वहीं पर बताते हैं 8वां नंबर सामाजिक आर्थिक स्तर परीक्षण। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर परीक्षण ये भी आपका आता है। मूल प्रश्नावली जो है ये भी जो है आपका व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत ही आता है। इसके द्वारा भी हम व्यक्तित्व भिन्नता का पता लगाते हैं। आत्मधारणा परीक्षण जो होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट जो होता है, इसके अकॉर्डिंग भी हम वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है 15 नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के
को किन किन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो व्यक्तिक भिन्नता है इनको हम कौन कौन से ऐसे प्रमुख भाग हैं जिनमें हम इनको बांट सकते हैं। तो आप लिखेंगे व्यक्तिक भिन्नता को दो प्रमुख वर्गों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला है अंतर वैयक्तिक भिन्नता और दूसरा है अंतः वैयक्तिक भिन्नता। पहला आपका आता है अंतर वैयक्तिक भिन्नता। इसमें क्या होता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मापी मापीय व्यक्तित्व लक्षण में पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसके अंतर्गत उनकी शारीरिक गुणों की भिन्नता, मानसिक गुणों की भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और सामाजिक आदि गुणों की भिन्नता आती है। मतलब आप समझिए क्या हुआ, जब मनुष्य के दो व्यक्ति बैठे हैं उनके अंदर की जो क्षमता होती है, जैसे कि उनके शारीरिक गुण कौन से हैं, उनके मानसिक गुण कौन से हैं, उनके संवेगात्मक गुण कौन से हैं, उनके सामाजिक गुण कौन हैं, इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, एक दूसरे से भिन्न करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, तो वो आपका अंतर वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। साथ ही साथ हम बात करें अंतः वैयक्तिक भिन्नता के बारे में, तो अंतः वैयक्तिक भिन्नता कहता है अंतः वैयक्तिक भिन्नता के बारे में बताते हैं, जिसे हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इस प्रकार की वैयक्तिक भिन्नताओं में एक ही व्यक्ति अपने स्वयं की विशेषताओं में अंतर रखता है। मतलब बोल रहे हैं एक ही व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है इसमें एक ही व्यक्ति होता है, वो अपनी स्वयं की जो उसकी खुद की विशेषताएं होती हैं उसमें वो खुद अंतर रखता है। जैसे कोई छात्र शैक्षिक लब्धि में बहुत आगे है लेकिन शारीरिक दृष्टि से कमजोर है। मतलब बोल रहे हैं आप उसको शारीरिक दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो शैक्षिक उपलब्धि उसकी है, शैक्षिक लब्धि जो है वो काफी ज्यादा है, वो सबसे आगे है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अथवा सामाजिक व्यवहार औसत दर्जे का है, और सामाजिक व्यवहार जो है उसका क्या है, औसत है। मतलब उतना सामाजिक नहीं है लेकिन जो शैक्षिक लब्धि है वो काफी ज्यादा है। अतः वह एक क्षेत्र में तो बहुत आगे है लेकिन दूसरे क्षेत्र में पीछे है, तो इसको हम अंतः वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, अंतर वैयक्तिक भिन्नता में क्या हुआ, दो लोगों के बीच की जो अंदर की बातें थी, जैसे उनके शारीरिक गुणों के बारे में, उनके मानसिक संवेगात्मक एवं सामाजिक जो गुण थे उनका हम क्या किए, उनको अलग किए। ठीक है, उनको क्या किए, अलग किए, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को अलग बताया कि ये दूसरे टाइप से हैं, ये दूसरे टाइप से हैं। वो आपकी अंतर वैयक्तिक भिन्नता भाई। अंतः वैयक्तिक भिन्नता में क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है, ठीक है, कौन है, एक ही व्यक्ति है और वह अपने जो है किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे है और किसी एक क्षेत्र में बहुत पीछे है, ये आपकी अंतः वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। आई होप आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।